कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहले देखते हैं कि स्वपोषी पोषण होते क्या है। स्वपोषी पोषण इसमें क्या होता क्या है कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं कि वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन अगर स्वयं बनाता है उसे बोलते क्या है, स्वपोषी पोषण। क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण। जैसे हम देखिए पेड़ पौधे हैं, तो सबको पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं कि स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरों पर आश्रित नहीं रहते हैं। अब देखिए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इन इन चारों में से स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन आवश्यक है, कौन कौन लाभदायक है। पहला दिया क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। स्वपोषी पोषण के लिए सबको पता है कि जल भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। क्लोरोफिल, क्या क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल ये भी क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो भी प्रकाश क्या है ये भी आवश्यक है। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए पेड़ है, क्या है ये, क्या है पेड़ है। सबको पता है कि पेड़ ये सूर्य का प्रकाश है, क्या है सूर्य का प्रकाश, सूर्य क्या प्रकाश है मान लीजिए। सबसे पहली बात है सूर्य का जो रोशनी है पहले कहां पाएगा, सूर्य का जो रोशनी है, जो सूर्य का रोशनी पहले पेड़ के पत्ती पहुंचेगा। तो हमको पता है कि सूर्य का की भी प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, सबको पता है सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल जो जल तनों से भी निकलता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीनों चीज क्या होती है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है। तो इसमें से क्या होगा, उपयुक्त सभी, सभी मतलब स्वपोषी पोषण के लिए ये तीनों ही आवश्यक है, इसलिए लिखेंगे क्या, उपयुक्त मतलब सही। इस आंसर क्या है, सही है। इसके बाद देखते हैं हम लोग पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण होता है, मतलब कि पौधों में भोजन का निर्माण किसके द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होता है कि पत्ती के द्वारा होता है कि तने के द्वारा होता है कि पुष्प में। अब देखो यहाँ से जब भी बात आएगा कि जड़ में, पत्ती में, तनों में और पुष्प में, तो सबसे पहले पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन किसको होता है, पत्ती द्वारा। आंसर क्या मेरा है, सही, पत्ती द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में पत्ती द्वारा होती है। अब देखते हैं इसके बाद केवल जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन है। तो जल में देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है, सी। जल में विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन है, सी मेरा है। आंसर क्या है, सी। अब देखिए मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर उदाहरण है, मतलब क्या कि मैग्नीशियम को, जैसे मान लीजिए एमजी, एमजी हो गया अब प्लस ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन इधर लिख दिया 2mgO। अब देखते हैं ध्यान से कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलाने पर, मतलब जलाना पर उदाहरण क्या होगा। देखिए जब भी इसमें देखना है कि ये कौन सा परिवर्तन है, जो रासायनिक अभिक्रिया किए हैं, ये जानना हमें है कि कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो ये रिएक्शन होता है, ये जो रिएक्शन सिंपल होगा, ये कौन सा रिएक्शन है, रासायनिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो आंसर भी मेरा क्या है, करेक्ट, सही आंसर है। तो इसमें बोला क्या है कि मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर कौन सा उदाहरण है, तो कौन उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए इसमें से एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है अथवा एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है। इनमें हमें देखना है कि कोई भी आवेश, जैसे मान लीजिए कि कोई आवेश है, क्या है, आवेश है,
आवेश गति कर रहा है या कुछ भी कर रहा है चाहे रुका हो, तो हमें ये जानना है कि जब भी आवेश गति करते हैं तो इसमें क्या क्या उत्पन्न होता है ना। तो पहली बात देखिए ध्यान से, केवल वैद्युत क्षेत्र मतलब कि आवेश उत्पन्न क्या करता है, आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है ना। न वैद्युत क्षेत्र और न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो आवेश दो चीज उत्पन्न करता है। क्या? एक वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों आवेश क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते क्या है, मतलब कि वैद्युत धारा उत्पन्न होता है तो उस युक्ति को बोलते क्या है। पहले क्या है, जनित्र होता है कि गैलोमीटर होता है कि अमीटर होता है कि मीटर होता है। तो सबसे पहले वैद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है, कौन युक्ति वैद्युत धारा उत्पन्न करती है। तब वैद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति मेरा क्या है, जनित्र है। क्या है? जनित्र। जनित्र ऐसा युक्ति है, ये क्या करता है, वैद्युत धारा को उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे मतलब I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी, विद्युत सूत्र क्या है, I बराबर Q बाई टी। आवेश का मात्रक होता क्या है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। आज समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड होता है। तो अगर कोई पूछे कि वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड। क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये ऐसा क्वेश्चन है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम में बराबर एक क्वेश्चन आता ही रहता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, बराबर एक क्वेश्चन मिलता ही रहता है। अब देखते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। सबको पता है कि प्रतिरोध का मात्रक, सबको पता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। देखिए, ओम का सिंबल इस तरह बना होता है, ये ओम का सिंबल है। रट लो, रट लो। हम बोल रहे हैं कि इस बार भी आवश्यकता है कम से कम यूपी, मतलब इस समय 60 सेट बनता है। कितना सेट बनता है, 7 सेट। तो 7 सेट में कम से कम एक या दो में ये जरूर मिल सकता है प्रतिरोध का मात्रक। ये बन गया पुष्प। सबको पता है कि ये इस जो ये पूरा पुष्प बन गया। क्या बना है, पुष्प। ये जो बीच वाला भाग है, क्या है, ये जो बीच वाला भाग है, इसको बोलते क्या है, स्त्री केसर है। क्या है, स्त्री केसर। कह रहा है कि स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते क्या है, मतलब कि स्त्री केसर के इसमें 3 हिस्सा होता है। क्या होता है, कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। इसको बोला क्या जाता है, इसको बोलते क्या है, वर्तिकाग्र। इसको बोलते क्या है, वर्तिकाग्र। इसको बोलते क्या है, वर्तिका। इसको बोलते क्या है, वर्तिका। आई जो ये वाला भाग होता है, इसको बोलते क्या है, अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। तो हमको बस पूछ रहा है कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते क्या है, तो बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। तो इसमें से हमारा आंसर कौन क्या है, वर्तिकाग्र मेरा क्या है, सही है। तो बीच वाला भाग क्या होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका। अब देखते हैं ध्यान से कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन, धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। कौन सी धातु अम्ल को हाइड्रोजन विस्थापित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को, अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करती है, विस्थापित करती है। तो कौन धातु है, मैग्नीशियम। इसको बोलते क्या है, क्या है, कापर। कापर ना, कापर ही, कापर। कोई दिक्कत, ऑप्शन क्या हमारा है, सी। क्योंकि सक्रिय मतलब शरारती श्रेणी में सबसे नीचे वाला होता है कि हाइड्रोजन सबसे नीचे वाला, यही बात है ना, हाइड्रोजन नीचे। अब देखते हैं
धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? मतलब क्या कि धातुओं को अगर हम पतले तार के रूप में खींचे, धातुओं को अगर हम पतले तार के रूप में खींचते हैं, उसे बोलते क्या है? कि तन्यता होता है, कि आघात वर्धनीयता होता है, कि ध्वनि मतलब ध्वनिकता होता है, कि चालकता होता है। अब देखिए ध्यान से कि अगर जब भी हम धातु को अगर पतले तार के रूप में खींचते हैं ना, उसे बोलते क्या है? तन्यता। जब भी धातु को अगर हम पीट कर चादर के रूप में फैलाते हैं, उसे बोलते क्या है? आघात वर्धनीयता। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले अगर इसका आंसर सही है, क्या है मेरा आंसर? यही सही है। पहला आंसर सही है, क्या है? तन्यता। धातु को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। देखिए, धारा के परिणाम का मात्रक, मतलब धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। फिलहाल हम बताएं, एक मिनट। धारा का मात्रक देखिए, धारा सूत्र क्या होता है? आई बराबर क्या है? क्यू बाई टी। पहली बात, इसको आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसका मात्रक सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। तो देखिए, अगर हम बात करें ध्यान से कि धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक एक और होता है, कूलाम प्रति सेकेंड। धारा का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकेंड, या होता क्या है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक कितने हो गए? दो, एक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। कोई दिक्कत? ऑप्शन क्या मेरा पहला सही है। हम देखते हैं, मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन वर्ड क्या होता है? मुकुलन मतलब ऐसा होता है कि किसी भी शरीर में उभार हो जाए। क्या? किसी भी शरीर में क्या हो के उभार हो जाए, उसे बोलते क्या है? मुकुलन। तो देखिए, प्लेनेरिया हाइड्रा में देखिए, सबसे पहले अगर हम देखा जाए कि किसी भी जीव के शरीर में उभार क्या होता है? हाइड्रा। क्या? हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसके क्या होता है? शरीर को उभार होता है। क्या है? हाइड्रा। तो हमारा क्या मुकुलन क्या है? हाइड्रा। ये अगले ही पेपर में पूछा गया था, हाइड्रा। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन किसे कहते हैं? पेपर में मिला था, ये पेपर में मिला था कि मुकुलन क्या होता है, मुकुलन किसे कहते हैं। किसी भी जीव के शरीर में अगर उभार हो ना, उसे बोलते हैं क्या है? मुकुलन। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। कोई दिक्कत? अब देखते हैं इसके बाद, एक प्रोटॉन और वैद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है? एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है? तो सबसे पहले आंसर हम देखते हैं, इसमें से देखिए। पहली बात, ये तो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। ये क्या है? देखिए, एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? एक प्रोटॉन का वैद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होती है। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर किसमें पाया जाता है? देखिए, फेफड़ों में बाएं अलिंद से कि दाएं अलिंद से कि बाएं नीले से कि दाएं नीले से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फेफड़ों में शुद्ध रुधिर पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? बाएं नीले से। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर बाएं नीले से पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, हम इसको देखते हैं कि पीएच मान। क्या? पीएच मान के बारे में समझते हैं कि 1 बिलियन का पीएच मान कितना है? 3 है। 3 है तो बिलियन है। मतलब क्या है? इसमें बोला क्या है कि पीएच मान जानना क्या है? पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसके मान समझा करना है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर किसी भी बिलियन का पीएच मान कितना है? 3 है, तो क्या होगा? क्षारीय होगा, उदासीन होगा, कि अम्लीय होगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो जब भी अगर हम बात करें ध्यान से, अगर 7 रहे, किसी का पीएच मान 7 रहे, किसी का पीएच मान 7 से अधिक रहे, किसी का पीएच मान 7 से कम रहे, तो जब भी 7 से कम रहता है पीएच मान, क्या? जब भी पीएच मान अगर 7 से क्या रहता है? 7 से कम रहता है, तो क्या होता है? अम्ल हो जाता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होगा?
अम्लीय होगा। और जब भी 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। और जब भी किसी का पीएच मान अगर 7 रहेगा वो होगा क्या? उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन। तो कोई बात। अब देखिए 7 से कम हमारा 7 से कम क्या है? 3 कम ही ना 7 से, मतलब 7 से कम क्या है? 3 है। तो अम्ल क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक हो जाएगा क्षारीय हो सकता है। कोई दिक्कत? तो जब भी 7 से कम रहेगा पीएच मान, जैसे 6, 5, 2, 3, 1 हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा। 7 से अधिक मतलब 8, 9, 10, 11, 12 वो कितना हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। अगर परफेक्ट 7 रहेगा तो क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। तो क्या हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। हमको लग रहा है कि यहाँ तक आप लोग को समझ आया ही होगा।